जी कामरान साहब, फाइनली जो है ये ऑपरेशन अगेंस्ट ये जो हाईजैकिंग था जाफर एक्सप्रेस की, ये कामयाब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अपनी नौयत का ये एक बड़ा अनोखा वाक़या है, अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह से एक ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर लिया जाए, जिसमें 400-450 लोग जो हैं वो वहाँ पे थे और उनको यरगमाल बना लिया जाए। थोड़ा सा बताइएगा कि इतना बड़ा इलाका है ज़ाहिर है, और वहाँ पे क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि क्योंकि ये दहशतगर्दी जो है ये उरूज पर ही है, क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि हम अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो मज़ीद मजबूत बनाएं और ऐसे वाक़यात से जो है वो फिर बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही जो ट्रेन हाईजैकिंग के केसेस हैं वो बहुत कम हुए हैं। इफ आई एम करेक्ट के कहा जाता है कि ये छठा पूरी दुनिया में ट्रेन हाईजैकिंग का केस था, और ये भी जो पाकिस्तान में हुआ है कई सालों के बाद हुआ है। माजी में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाते रहे हैं और इसी रूट के ऊपर, लेकिन आम तौर पर वो कोई रैंडम रॉकेट फायर कर देते थे या रैंडम फायरिंग करते थे, लेकिन इस तरीके से ट्रेन की पटरी को पहले बम धमाके से उड़ाना, फिर तकरीबन 500 के करीब मुसाफिरों को यरगमाल बना लेना, ये बिल्कुल एक गैर मामूली बात है। और इससे अंदाजा भी होता है कि जो बलूचिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो कितनी गंभीर है। आमतौर पर जो दहशतगर्द होते हैं, जिस तरह इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, उसका एक मकसद एक तो दहशत फैलाना के, और दूसरा इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनाना होता है, ताकि जो भी उनका पर्पस है उसकी तवज्जो वो अपनी तरफ मबजूल करवा सकें। और इस एतबार से अगर आप देखें तो दुनिया में इस वक्त ट्रंप, यूक्रेन और गजा जितनी बड़ी खबरें हैं, तो उस बीच ये खबर एक प्रोमिनेंट खबर इस एतबार से रही। और इन वाकयात को कैसे रोका जा सकता है, जाहिर है कि ये एक बहुत लंबी डिबेट है। बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना तकरीबन उसके बाद से 5 अटेम्प्ट्स हुए, इसी तरह की इंसर्जेंसीज हुई, लेकिन इस दफा जो उसके अंदर सोफिस्टिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। और अगर पिछले साल के 2024 के आदाद-ओ-शुमार देखें आप, तो उसमें कोई 120% इजाफा हुआ है मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में पिछले सालों के मुकाबले में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी अथॉरिटीज के लिए। तो कामरान साहब, आपने जैसे कहा कि सोफिस्टिकेशन इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये हमने देखा है ओवर द टाइम, ये एक चेंज जो है वो नजर आया है। तो हम भी इतने वेल इक्विप्ड हैं, और अगर नहीं है तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि इस सोफिस्टिकेशन से हम डील कर सकें? और दूसरा, कहीं भी दहशतगर्दी के इस किस्म के वाकयात से डील करने के लिए जरूरी है कि एक लोकल्स का ट्रस्ट जो है वो भी साथ हो, और सियासतदान भी फिर उस पूरे उसमें एक पेज पर हो। तो इसको भी जरा तफसीलन बताइएगा कि ये सब कैसे अचीव किया जा सकता है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए आपको एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी चाहिए। एक तरफ जहां पर ताकत का इस्तेमाल है वो जरूरी है, दूसरा लोगों के जो हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने वाली बात है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोफिस्टिकेशन की आपने बात की, देखें ये जो अटैक जितनी इसकी प्लानिंग की गई थी बहुत सोच समझ कर की गई थी। जो इलाका था वो रगेट है, पहाड़ी इलाका है वहां पर, और अदरवाइज तो यूजली हमारे यहाँ जो रेल ट्रैक्स हैं वो पैरेलल चलते हैं आपकी जो भी हाईवेज होती हैं। लेकिन जिस जगह पर ये अटैक हुआ वो जो रेल ट्रैक और जो वहां पर जो नेशनल हाईवे थी उसमें 24 किलोमीटर का फासला था। तो इसका मतलब है जो दहशतगर्द थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि एक इस रिमोट एरिया में जब वो कार्रवाई करेंगे तो जो उनके लिए आसान होगा बहुत देर तक होल्ड करना, दूसरा जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस होगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उनको मुश्किलात होंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे कहते हैं कि रियासत से आप टकरा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी की आपने बात की, इसमें हमने देखा है कि एयरफोर्स, SSG के कमांडोज, ड्रोन्स, उसका इस्तेमाल किया गया और फिर उस तरीके से फिर इनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो टेक्नोलॉजिकली बावजूद इसके कि चलें इतना ये सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन उन्होंने किया, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एज जो है वो रियासत पाकिस्तान के पास था। अब जो खुद DGISPR ने भी कहा कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो तब्दील करना होंगे। अब वो रूल्स ऑफ द गेम क्या तब्दील करना होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। माजी में कोशिशें भी की गई सियासी तौर से इन मसाइल को हल करने के लिए। तो एक सीरियस चैलेंज है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नेक्टा के जो फॉर्मर चीफ हैं पुलिस के
सीनियर अफसर भी रहे, एहसान गनी जी। उन्होंने कहा है कि जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान को या बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान का असल मसला है क्या, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू। जी जी बिल्कुल, मैं उनकी ये स्टेटमेंट मैंने देखी थी जहाँ पे उन्होंने कहा कि इससे डील करने के लिए भी कुछ डिफरेंट टूल्स यूज़ करने होंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये इंसर्जेंसीज हैं या टेररिज्म है, और इसके लिए डिफरेंट टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। एहसान गनी साहब का आपने जिक्र किया, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये नेक्टा बनाया गया था इन्हीं ये टेररिज्म रिलेटेड चीज़ों को रोकने के लिए। मेरा ख्याल है तकरीबन इसको, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 10-15 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना नेक्टा ने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बल्कि जितने भी डंप ऑफिसर्स थे, कोई किसी की प्रमोशन नहीं हो सकी, कोई खुड्डा लाइन लगना था, किसी को कुछ अरसे के लिए साइड लाइन करना था, या यहाँ नौकरियाँ पैदा करनी थी, गाड़ियाँ लेनी थी, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने, उसके लिए तो नेक्टा हैज़ बीन वेरी एक्टिव। अदरवाइज आपने कभी सुना कोई नेक्टा ने कोई, ये केपीके में हमने देखा है सर इतनी बड़ी वहाँ पे सर उसमें सर्ज हुआ है टेररिज्म का, बलूचिस्तान में हुआ है, दीगर तमाम हम मुल्क में देखते हैं। तो नेक्टा महज इन्हीं पुलिस अफसरान के लिए बना था कि आप आएँ और कुछ अर्सा आराम करें, रेस्ट करें, आपको जब तक कोई बड़ी पोस्टिंग नहीं मिलती। देखें, जो नेक्टा का जो कॉन्सेप्ट था बुनियादी तौर पर, अगर आपको याद हो तो 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका में भी बहुत से सवालात उठे कि आपस में वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो उन्होंने फिर एक नेशनल इंटेलिजेंस बनाई जिसके नीचे कोई 20-25 तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आती थी, ताकि कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सके, सलामती को जो मामलात हैं उनको देखा जा सके। तो ये नेक्टा भी उन्हीं लाइन्स पे बनाया गया था कि पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ कि बजाय इसके कि हर जो एजेंसी है, सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी होनी चाहिए थी। तो आइडिया बहुत अच्छा था। अब उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई जो ऑफिसर्स थे वहां पर गए और कई अच्छे ऑफिसर्स भी गए। थ्योरेटिकली होमवर्क उन्होंने बहुत अच्छा किया, वर्कशॉप्स वगैरह भी करवाते हैं, चीजों को डायग्नोज भी अच्छा करते हैं। बट आई थिंक इसमें एक लार्जर इशू भी है कि शायद क्या नेक्टा को हम ताकतवर देखना चाहते हैं क्या, क्योंकि आइडिया तो ये था कि नेक्टा जो है लाइक अमेरिका की जो नेशनल इंटेलिजेंस है एक ओवर सी करेगी तमाम जो ऑपरेशंस हैं काउंटर टेररिज्म के। तो ये भी असल में इसमें मसाइल है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये इशू। जो आपने ठीक कहा कि इसका कंसेप्ट अच्छा था, हम कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में वी आर जीरो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कुछ अफसरान, ठीक आपने कहा कुछ अच्छे अफसर भी गए, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी जो थी वो ये मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, कुछ मैं ज़ाती तौर पर जानता था, महज पार्क्स प्रिविलेजेस के लिए साइड पर डंप किया गया कि जब तक कोई पोस्टिंग नहीं मिलती इनको यहाँ पर रख लेते। फिर भर्तियाँ बहुत बड़े पैमाने पर की गई वहाँ पर, वो भी कुछ वो चीज़ें सामने आई थी। और प्लस ये कैसे सोच लिया गया था कि ISI MI इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठ के आपस में शेयरिंग करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हमेशा एक दूसरे की राइवल्स होती हैं, वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, वो तो आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं करती। तो नेक्टा तो उस दिन फेल हो गया था जब ISI ने कहा था कि वाई शुड वी बी शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन, या MI ने कहा या IB ने कहा। तो ये तो सफ़ेद हाथी बनकर रहेगी। और आज एहसान गनी साहब कह रहे हैं जनाब के इन लोगों को पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। तो उन्होंने कोई बताया कि पाकिस्तान का उसमें बलूचिस्तान में क्या मसला, उन्हें खुद पता है एहसान गनी साहब को इसका? उन्होंने कोई लाइट डाली इस पे सर? हाँ, सही है, ये तो आप एहसान गनी साहब से पूछें। बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द इंडिविजुअल्स, ये इशू तो देखें है पाकिस्तान में। हम जो इस्लामाबाद में बैठे, अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के इशू को बहुत से, मैं कल भी किसी जगह बैठा हुआ था, तो बहुत से ऐसे की फैक्ट्स हैं जो लोगों को पता नहीं है। मसलन एक फैक्ट जो है, अगर आप देखें कि आमतौर पर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, डोंट फॉरगेट के पाकिस्तान का जो 45% है दैट इज बलूचिस्तान। हमारा तासुर ये है कि बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है, कि आप अंदाजा करें कि हमारी जो लैंड मास है उसका 45% बलूचिस्तान है, लेकिन आबादी सिर्फ वहां पर 1.5 करोड़ है। फिर दूसरा एक और जो मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग बलूचिस्तान की, जो बलोच इंसर्जेंसी जारी है, कि वहां पर शायद 100% या 90% वहां पे बलोच एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है। 52% वहां पर पश्तून है, उसके बाद जो है वो बलोच आते हैं। तो बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो लोगों को शायद यहाँ पर बैठे और उसमें मेरे ख्याल में जो मीडिया पर्सन है उनको भी ब्लेम दूंगा, नहीं उनको भी नहीं पता बहुत सी चीजें। नहीं, वो बलोच ये भी कहते हैं, वन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस हैं कि बहुत सारे अफगान महाजरीन जो हैं वहाँ पे, जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज थी, स्पेशली महमूद अचकज़ई साहब एंड कंपनी, बहुत सारे वहाँ से लेकर आए अफगान महाजरीन आए और उनको भी शनाख्ती कार्ड और उनको भी वहाँ पे उन्होंने नेशनलिटीज़ लेकर दी, नादरे के दफ्तर बनाए गए थे और उनको इसमें शामिल करके वो कहते हैं हमें डेमोग्राफिकली और लिंग्विस्टिकली
पोलिटिकली एथनिकली हमें भी वहाँ पे माइनॉरिटी में चेंज किया गया। ये चीज़ें भी वहाँ पे कही जाती हैं कि बहुत सारे आपने जो अफगानिस्तान से आए अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने पश्तून पार्टी जो थी बलूचिस्तान में एक दो, तो उन्होंने ये काम भी किए हैं सर। देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पहलू आप ये भी देखें कि जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान है। अब मुझे ये बताएं कि जब पूरा पाकिस्तान, हम यही तो हमारा मसला है कि हम लासानी और फरोई मसाइल में पड़ जाते हैं। क्या बाकी सूबों के अंदर भी या इस तरह के इश्यूज हैं, लेकिन उस तरह के इश्यूज नहीं है। अगर वहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज है भी यही कि 1.5 करोड़ आबादी है, 45% पाकिस्तान का पूरा हिस्सा है, बाकी 23.5 करोड़ जो है वो पूरे बाकी पाकिस्तान में रहती है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मसलन मैं किसी को सुन भी रहा था और वो यही कहते हैं कि एक जो लोग समझ नहीं आती कि ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में उस तरीके से तरक्की नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पर मसलन पंजाब में आप 30 किलोमीटर रोड बनाएंगे तो 50 लाख लोग उससे मुस्तफीद होंगे। वहां पर आप 200 किलोमीटर रोड बना देंगे बलूचिस्तान में तो शायद 10,000 लोगों को भी फायदा ना हो, क्योंकि इतनी आइसोलेटेड वो पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा वहां पर है। असल इशू ये है कि वहां का जो किस तरीके से उसको मेन स्ट्रीम किया जाए। और बलूचिस्तान आज से नहीं, इवन जब ब्रिटिशर्स थे तो एक बैकवर्ड और पसमानदा इलाका था, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तवज्जो जरूर दी, लेकिन प्रायोरिटीज जो फेडरल इस्लामाबाद में बैठे जो हुक्मरान थे उनकी मुख्तलिफ 3-4 सरदारों को उन्होंने नवाजा। उनका ख्याल था कि सरदार हमारे जेब में होंगे तो बस हम कंट्रोल कर लेंगे बलूचिस्तान को, और उन्होंने इग्नोर किया वहां की जो लार्जर पॉपुलेशन है। इनिशियली अगर आप देखें तो ये जो इंसर्जेंसी और ये सारे मामले शुरू हुए तो ये सरदार और कबाइलों तक महदूद था। लेकिन अब अगर वहां पर देखें तो आम जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। सो इट इज अ वेकअप कॉल और सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जो ट्राइबल एरियाज थे इनको उसमें लाया गया था, 20 इनको एरियाज किए गए थे, यहाँ पे थाने बनाए गए, कचहरी बनाए गई, सिविलाइज्ड करने की तरफ स्टेप्स लिए गए और बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन जो ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई फिर ये नाराज़ तो हो जाते हैं कि जनाब आप लोग जो मतलब सियासतदान और जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते हैं। इन्होंने फौरी तौर पर सरदारों के कहने पर उनको रिवर्स कर दिया था सारे प्रोसेस को। उसके तहत जितने भी ये आपके वहाँ पर एम्प्लॉइज़ थे या जो इनके खालसे थे या फोर्सेज थे, उनके मुलाजमीन थे, उनको रियासत ऑफ पाकिस्तान ने सैलरी देनी थी। ये बाकायदा इसके तहत उन्होंने बहुत सारे इलाकों को वो किया था, उन्होंने डेवलपमेंट्स की थी। तो लेकिन उन सरदारों को एतराज़ था ये हमारे मुलाजिम हैं, आप हमें पैसे देंगे, हम इनको तनख्वाह दें या ना दें। और इन टर्म्स एंड कंडीशन को इस्लामाबाद ने, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तस्लीम किया था और सारा प्रोसेस इन्होंने रिवर्स किया था। तो आज ये लोग कैसे कहते हैं फिर कि वहाँ पर मतलब आपने कोई स्टेप्स लिए, कोई चेंजेस की, कुछ आपने लोगों को डेवलप करने की कोशिश की। अगर जनरल मुशर्रफ दौर में वहाँ पर हालांकि उनके बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, हमने कल भी बात की थी, अकबर बुगटी वाला बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुए सारे। लेकिन जब आपने इनको सिविलाइज करने की कोशिश की, इलाकों को थाने कचहरी और रोड्स बनाए, तो रिवर्स कर दिया गया पीपल्स पार्टी दौर में कि नहीं सब सरदार है जो हैं ये खुद हैंडल करेंगे अपने लोगों को, अपनी कौम को। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोताहियां तमाम जो हुकूमतें उनकी तो हैं और ये बिल्कुल, और ये आपके नाज़रीन को बताना भी जरूरी है कि बाकी जिस तरह पाकिस्तान के इलाके हैं वहां पर थाना कचहरी होता है, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है सिवाय क्वेटा के। बाकी वो उनको बी एरिया कहते हैं जहाँ पे लेवीज ज्यादा से ज्यादा वो करती हैं, एक पैरामिलिट्री टाइप वो सेमी वो फोर्स है। बाकी वहां पर वो कबायली है कल्चर। और ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान के इतने अरसे बनने के बाद जो तमाम आइन और कानून का इतलाक तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए ना, थाना कचहरी हर जगह होनी चाहिए, लेकिन उसको हम करने में नाकाम रहे और वहां के लोगों को हमने छोड़ दिया सरदारों के रहमो करम के ऊपर। और फिर बाकी एलिमेंट्स भी शामिल हो गए जिन्होंने खुलकर इन सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया। इसमें जो आगाज में भी बात हो रही थी कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आप एक सोल्यूशन पे बाद में आते हैं, कमरा सोल्यूशन भी आपसे पूछते हैं, वो आखिर पे बात करते हैं। अभी इन्होंने बात की है DGISPR ने इस पे कि जनाब का ये जो आपको गेम के रूल्स हैं चेंज करने पड़ेंगे। आपने भी सवाल उठाया था अपनी पहले ये गुफ्तगू, क्या चेंज करेंगे? 20-25 साल से तो डायरेक्टली हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही हैंडल कर रही है पूरे बलूचिस्तान को। वहाँ पे पॉलिटिशियन तो नाम के हैं, इनको तो अपनी मर्जी के हैंड पिक्ड हैं, जिसको उठाए बना दें। अदरवाइज तो सारे का सारा ये प्रोसेस जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट खुद देख रही है 20-25 साल से। आप क्या नया ऐसा करेंगे जो पहले नहीं हुआ और चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाएंगी? सर
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने की बात हो रही है, तो बज़ाहिर अगर इंटरप्रेट करें तो उसका क्या मतलब है कि हम ऑलरेडी जो एक ऑपरेशन कर रहे हैं वो मजीद ऑपरेशन सख्त करेंगे और उसमें ऐसा क्या नया करेंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि बार बार एक ही स्क्रिप्ट को अगर आप पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, उससे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने की बात तो अगर ट्रूली एंड ऑनेस्टली उसको रिव्यू करते हैं, और आई थिंक ऐसे मौके के ऊपर जब आप, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपके जज्बात भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं और कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों की शहादतें हुई हैं, और आमतौर पर जब आप कोई क्रिटिकल बात करते हैं तो शायद ये तासुर जाता है कि आप किसी तरीके से उन फोर्सेस को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनको सपोर्ट करें, हालांकि ऐसा नहीं है। इस मौके के ऊपर रियासत का ये जो काम होता है कि ठंडे दिमाग से रिएक्टिव होकर के नहीं, बहुत आप कह सकते हैं कि डिस्पैशनेटली होके उनको स्टेप बैक करके सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका हल हमने किस तरीके से निकालना है। चीजें जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, और एक आपने खुद कहा कि आई थिंक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के मामलात को देखा जाता रहा है, उसमें जो सियासी सारा प्रोसेस है सबको पता है। क्योंकि अगर आप देखें रूल्स ऑफ द गेम चेंज करना ही है तो एक दफा कोशिश करके देख लें, दिल बड़ा करें उन लोगों को जो मे भी थोड़ा क्रिटिकल व्यू इस्लामाबाद के बारे में रखते हैं। अगर जेन्युइन इलेक्शंस हो जाए, वहां पर कुछ जो क़यादत आए, तो शायद हो सकता है कि वो जो लोग बॉर्डर फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा इत्मीनान पैदा हो कि यस, विद इन द पॉलिटिकल प्रोसेस हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। और उसकी एक झलक हमने देखी थी 2013 में जब नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट आई थी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की, और उस अगर आप दौरानिये में देखें 2-3 साल उनकी जो गवर्नमेंट थी, ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी बलूचिस्तान में उसमें बेहतरी आई थी। उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया था, तमाम जो ये सेपरेटिस्ट थे, इवन क्योंकि खुद वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच एक डॉक्टर हैं और उनके जो कहा जाता है कि जो अल्लाह नजर बलोच वो खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर थे, तो वो कनेक्शंस वगैरह इस्तेमाल करके इवन तमाम इन लोगों तो रीच आउट किया था, और शायद एक मौके के ऊपर ऐसा लगा था कि एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन हो सकती है। वजह उसकी ये थी कि जो बलूचिस्तान में हुकूमत में लोग बैठे हुए थे उनकी स्टिल एक्सेप्टेबिलिटी थी वाइडर जो वहां पर पॉपुलेशन थी। तो ये भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप हैंड पिक लोगों को करेंगे तो फिर तो नहीं होगा। आपने सही वो तरीक की बातें बताई हैं मालिक साहब की, लेकिन 2-4 चीज़ें अब क्या करें, हम किस साइड पे जाएं। ये मालिक साहब के दौर में एक तो बड़े सरदार जो हैं वहाँ के, वो मालिक साहब को अपने लेवल का सरदार ही नहीं समझते थे, तो ये भी सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे। अपनी कैटेगरीज हैं, कौन बड़ा सरदार है, टॉप 5 कौन है, तो टॉप 5 में वो कहते थे मालिक साहब नहीं आते, लिहाजा उनकी वो अथॉरिटी उस तरह की आम जो सरदार थे या मतलब उनसे हट के वो नहीं मानते, नंबर 1। दूसरा, इन्हीं के दौर में जो आप और हमारे जैसे लोगों का दुख है, फिर कहते हैं बलूचिस्तान के लिए पैसा नहीं आता। वहां पे एक सेक्रेटरी फिनांस के घर से, आपको याद होगा, बेसमेंट से 1 बिलियन रुपीस का कैश निकला था। बहुत सारे बड़े बड़े बलोच हुकूमत में बैठे, मैं अब नाम लेते हुए डरता हूं उनके, जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, बड़े शदीद किस्म के, जो पैसा दिया गया था ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, वो सेक्रेटरीज के मालिक आपको याद होगा नायब ने रिकवर किए, वो मशीनें ले आए थे गिनने के लिए, कई दिन लग गए थे पैसे गिनने में। सो जो पैसा जा रहा था मालिक साहब की हुकूमत में, वो तो कुछ सेक्रेटरीज लेके जा रहे हैं, कोई मिनिस्टर लेके जा रहे हैं, कोई खुद उन पे बहुत सारी बातें हो रही थी। सो उनके दौर में तो पैरेलल ये काम भी हो रहे थे कि डेवलपमेंट की बजाय बलोचों पे खर्च करने की बजाय, तो पता चला कि आपके सेक्रेटरीज की, वजीरों की, आपकी सबकी बेसमेंट कैश से भरी पड़ी है सर। और ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है कि पैसों का मसला है। देखें, पैसे हर दौर में मुशर्रफ से लेके पीपल्स पार्टी हर दौर में दिए जाते रहे, एंड डोंट फॉरगेट कि जो 10th NFC अवार्ड है उसके तहत जो सूबों का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बड़ा, और सबसे ज्यादा उसका फायदा बलूचिस्तान को हुआ है। और बलूचिस्तान की जितनी आबादी है और जितने उनको रिसोर्सेज मिले हैं, अगर वो सही तरीके से खर्च किए जाएं तो मैं ये नहीं कहता कि 100% मामला हल हो जाएगा, बट एटलीस्ट जो बेसिक इश्यूज हैं वहां पर लोगों के, उनको हल करने के लिए पैसा काफी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कामरान, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का दौर था, रसानी साहब थे, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, जब वजीर आला बनाए गए थे, तो 64 या 65 की असेंबली है, इफ आई एम मतलब करेक्ट, जो ये मेंबरान है 65 है, 65 में से 64 वजीर थे, एक अपोजिशन लीडर था, वो यार मोहम्मद रिंद साहब थे। वो भी इसलिए थे कि रिंद साहब के, रसानी साहब के ट्राइब की बड़ी खूनी इनकी दुश्मनी है, लड़ाई, एक दूसरे के बहुत सारे बंदे इन्होंने मारे हुए हैं। एक को छोड़ के पूरी असेंबली आपकी वजीर थी।
तो भी आपका बलूचिस्तान का मसला नहीं हल हुआ। फिर मुझे आपको याद आ जाएगा 25-25 करोड़ रुपए दिए गए थे इन तमाम एमपीज को, वजीरों को, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कैश बांटा गया था कि ये पैसे लें कि आप लोग मुतमिन हो जाएं। गिलानी साहब के दौर में जो एनएफसी की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान का शेयर बढ़ाया गया। फिर मालिक साहब आए, मालिक साहब के दौर में बहुत सारा पैसा दिया गया जो बाद में बेसमेंट से निकला। अब क्या करें, मतलब पैसा भी दे रहे हैं, शेयर भी दे रहे हैं, और बलोच अवाम का जो पैसा है, जो फंड्स हैं वो भी दे रहे हैं, और वो या दुबई जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, या बेसमेंट में से निकल रहा है। तो फिर क्या सलूशन, कहां से सलूशन है? पैसा तो किया है, बलोचों का पैसा खाने के बाद भी सरदार कहते हैं महरूमी नहीं खत्म हो रही, तो वेयर शुड वी पीपल गो? देखिए, जो सरदार कहते हैं ना, उनकी महरूमी खत्म नहीं हो रही। वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, स्टेट के जो प्रिविलेज है दुबई में घर है, दुबई में फ्लाइट्स हैं, आम शख्स है ना, उसके लिए ये प्रॉब्लम है। और वैसे मैं तो यही कहूंगा कि जितना पैसा है, अगर बजाय इसके कि इतने बड़े मंसूबे बनाने के, 1.5 करोड़ आबादी है, और उसमें अगर ये 1.5 करोड़ आबादी है, तो जितना पैसा वहां पर गया, अगर फर्दन इंडिविजुअल्स को तकसीम कर दें तो शायद लोग ज्यादा अमीर हो जाएं। वो ज्यादा बेहतर तरीका है, बजाय इसके काम करने के वो उनके मसाइल जो है वो हल हो जाएं। असल प्रॉब्लम ये है कि करप्शन कहाँ पे होती है, जब आप जो निजाम आपने खड़ा किया होता है, अगर मैं असर रसूख इस्तेमाल करके, अगर मैं चोर दरवाजे से वजीर बनता हूँ, वज़ीर आला बनता हूँ, इक़्तिदार में आता हूँ, तो मुझे बताएं कि वो मैं जब मेरा तरीका वारदात ही एक चोरी वाला है, तो फिर मेरे में हर बुराई होगी ना। ये प्रॉब्लम है ना। अगर आप प्रिंसिपल वाले इंसान हैं, सीधे तरीके से आप किसी जगह पहुंचेंगे, तो फिर आपके भी कोई असूल होंगे। तो ये सारा सिस्टम अगर आपने बनाया ऐसे है कि जिसमें आपने करप्ट लोगों को ऊपर लाना है, और फिर करप्ट लोग ही उससे बेनिफिट करेंगे, क्योंकि तो अल्टीमेटली फिर बेचारे जो आम लोग हैं उन पर तो पैसा खर्च नहीं होगा। करप्ट तो फिर आपके वफादार होते हैं ना, आपको वफादार चाहिए होते हैं, काबिल तो नहीं चाहिए होते। यू डोंट नीड काबिल पीपल, कंपिटेंट लोग तो फिर वफादारी नहीं दिखाते। डफर और करप्ट आदमी आपका वफादार होगा, जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे। अच्छा, लास्टली सर, आपने बात की थी कि इस तरह के टेररिज्म का मकसद जो है BLA का या दीगर इसका टेररिस्ट ग्रुप्स का इंटरनेशनल हेडलाइन बनानी होती है, फेयर इनफ। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा ये इंटरनेशनल हेडलाइन तो बनी है, लेकिन दुनिया भर ने जिस तरह के रिएक्शन दिया है, शायद BLA को या इनके सपोर्टर को भी इसकी तवक्को नहीं होगी कि दुनिया ने पाकिस्तान के साथ सपोर्ट दी है, पाकिस्तान को उन्होंने उनके साथ खड़े होने को तरजीह दी है, और उन्होंने कंडमनेशन भी की है, और उन्होंने उन्होंने हेल्प की भी ऑफर की है। आपको लगता नहीं है कि ये मतलब इस तरह का वाक़या करके इनोसेंट लोगों को मार के, तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी एक आलमी जो हिमायत थी किसी ना किसी कॉर्नर में, वो कम होगी, और इनको बड़ा डेंट पड़ा है इस वाक़े से? सर, आई थिंक इसको लार्जर पिक्चर में देखने की जरूरत है। शुरू में आपने जिक्र भी किया था, देखें जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है 2006 से जी अमेरिका ने, और यूके ने भी बाद में किया था, बाकी जो कई ममालिक उन्होंने किया था। तो क्योंकि इल्जाम आपको पता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी चलती हैं कि शायद जो बलूचिस्तान में जितनी बदअमनी है उसके पीछे कहीं CIA भी है, भारत का नाम भी आता है, बाकी जो इस तरह के जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनका नाम भी आता है, ताकि बलूचिस्तान अगर डिस्टेबलाइज रहेगा तो चीन का जो मंसूबा है कि गवादर तक किस तरीके से उन्होंने एक्सेस करना है वो ना होने पाए। तो उस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए ये कंडेमनेशन बिल्कुल आती है। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि 9/11 के बाद अब हालात बहुत बदल गए हैं। भले जो इस तरह के जो भी ग्रोह होते हैं, अगर उनकी को कहते हैं कि लेजिटिमेट रीजन भी है, मसलन कश्मीर में भी हमने देखा, इवन फलस्तीन में भी हम देख रहे हैं। तो जब इस तरह के जब नॉन स्टेट एक्टर्स की कार्रवाई करते हैं, उनकी अप्रूवल जो है वो लेजिटिमेसी आपको नहीं मिलती। मसला देखा हमने, वहां पे भी नहीं हो सकता। कुर्दों का देखा, कुर्दिस्तान मांग रहे थे, नहीं मिला, हालांकि कितनी बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट थी वहां पे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना कि अब इस दौर में वो पॉसिबल नहीं है कि आप मासूम लोगों को मारें, इस तरीके से स्टेट को चैलेंज करें, और यू कैन गेट अवे विद दैट। आपने बात की चीन, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, EU तमाम ममालिक ने मजम्मत की है। 2 मुल्कों ने वैसे अभी तक मजम्मत नहीं की, एक अफगानिस्तान और दूसरा भारत, और शायद वो करेंगे भी नहीं।